हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैथोलॉजी की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉक। ये टॉपिक आपके बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बेसिस से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली बात करते हैं शॉक के इंट्रोडक्शन की कि शॉक है वो क्या होता है। शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। इसका मतलब है कि शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब होता है जानलेवा। इट हैपन्स व्हेन द बॉडी ऑर्गन्स डू नॉट गेट इनफ ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली इट कैन लीड टू मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। तो इसका मतलब है कि शॉक है वो बॉडी के अंदर तब होता है जब बॉडी के ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिएंट से वो नहीं मिल पाते, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर टिश्यू परफ्यूजन है वो कम हो जाती है और बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। अगर शॉक को हम जल्दी से ट्रीट नहीं करते हैं तो इससे जो बॉडी के ऑलमोस्ट ऑर्गन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, जिससे पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। इंट्रोडक्शन के बाद में बात करते हैं हम शॉक है उसकी डेफिनेशन के बारे में। शॉक इज ए कंडीशन वेयर ब्लड फ्लो टू ऑर्गन इज रिड्यूस्ड लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑर्गन फेलियर। तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि शॉक एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स तक प्रॉपर ब्लड फ्लो है वो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जो ऑर्गन है वो फेल भी हो सकता है। डेफिनेशन के बाद में बात करते हैं कि शॉक है उसकी कौन कौन सी ईटियोलॉजी होती है, यानी कौन कौन से कॉज होते हैं। तो फर्स्ट आता है सीवियर ब्लीडिंग। इसका मतलब है कि बॉडी है उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग होती है पर्सन के, जिससे ब्लड वॉल्यूम है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है और अगर ज़्यादा ही कम हो जाता है तो पर्सन है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। सेकंड है हार्ट अटैक और सीवियर हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक या सीवियर हार्ट अटैक फेलियर से क्या होता है कि जो हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई है वो नहीं मिल पाती है, जिससे पर्सन है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। थर्ड है सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिससे जो ब्लड है वो धीरे धीरे ही जाता है ऑर्गन्स तक और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिससे पर्सन है वो शॉक में जा सकता है। फोर्थ है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन अगर सीवियर तरीके से हो जाए तो जो बॉडी की ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट कर देती है और वहां पर स्वेलिंग है वो कोज कर देती है, जिससे जो ब्लड है वो प्रॉपर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता, जिससे शॉक की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। फिफ्थ है डिहाइड्रेशन। पर्सन है उसके अंदर बॉडी फ्लूइड के लेवल है वो कम हो जाते हैं, जिससे पर्सन शॉक के अंदर जा सकता है। सिक्स्थ है बर्न, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बर्न में क्या होता है कि जो पर्सन है उसके बॉडी के जो फ्लूइड है वो डैमेज स्किन के थ्रू बॉडी से लॉस हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड है उसका भी लॉस हो जाता है और पर्सन है वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है। सेवेंथ है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर इंजरी हो जाए तो उससे क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है तो वो उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रख पाएगा, जिससे वो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी और ऑर्गन से उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलेगी। कॉजेज के बाद में आता है जो शॉक होता है उसके टाइप्स। तो शॉक होता है उसके 5 टाइप्स होते हैं मोस्टली, जिसमें फर्स्ट आता है हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड है सेप्टिक शॉक, फोर्थ है एनाफाइलेटिक शॉक, फिफ्थ है न्यूरोजेनिक शॉक। तो अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में कि हाइपोवोलेमिक शॉक है वो क्या होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक अकर ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड एंड और बॉडी फ्लूइड्स। इसका मतलब है कि जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो तब होता है जब बॉडी के अंदर या तो ब्लड की कमी हो जाए या बॉडी के फ्लूइड जैसे प्लाज्मा इनकी कमी हो जाए। इट रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीजेज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन। हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो जाती है और जो ब्लड फ्लो है वो भी ऑर्गन्स तक प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता। मेन कॉजेज इंक्लूड ब्लीडिंग, वोमिटिंग, डायरिया, बर्न एंड डिहाइड्रेशन। हाइपोवोलेमिक शॉक के मेन कारण होते हैं जैसे पर्सन उसके ब्लीडिंग हो जाए जिससे बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल है वो कम हो जाए, वोमिटिंग के थ्रू भी फ्लूइड का लेवल कम हो जाए, डायरिया से जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उनकी कमी हो जाती है, बर्न के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो स्किन से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे वहां पर हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है और डिहाइड्रेशन से भी हाइपोवोलेमिक शॉक है वो देखने को मिल सकता है। लो ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट रेट आर द की फीचर्स। जब भी पर्सन के हाइपोवोलेमिक शॉक होगा तो उसके अंदर उस पर्सन की बीपी है वो लो रहेगी और उसका जो हार्ट रेट है वो फास्टली वर्क करता है। स्किन बिकम कोल्ड, पेल एंड क्लेमी। इसका मतलब है कि जो पर्सन की स्किन है वो ठंडी हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के बाद में सेकंड टाइप आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक अकर व्हेन द हार्ट फेल्स टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। इसका मतलब है कि कार्डियोजेनिक शॉक है वो उस कंडीशन में होता है जब जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है ब्लड को बॉडी में।
इट मोस्टली हैपन्स आफ्टर ए सीवियर हार्ट अटैक। जो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन है वो पर्सन के सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद में क्रिएट होती है मोस्टली ड्यू टू पुअर पंपिंग, ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स वेरी लो। इसका मतलब है कि जब हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट की जो पंपिंग पावर वो कम हो जाती है, तो हार्ट है वो धीरे धीरे पंप करता है, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। बॉडी ऑर्गन्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड स्टार फेलिंग। इसका मतलब है कि जब हार्ट पंप ही नहीं करेगा तो जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे जो बॉडी ऑर्गन है वो फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट शो चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस एंड स्वेटिंग। पर्सन है उसको चेस्ट पेन भी होता है, ब्रीथलेसनेस का मतलब है पर्सन को ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, और पर्सन के स्वेटिंग यानी पसीना भी आता है। कार्डियोजेनिक शॉक के बाद में डिस्कस करते हैं थर्ड शॉक के बारे में कि सेप्टिक शॉक है वो क्या होता है। सेप्टिक शॉक अकर्स ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन इन द ब्लड। जो सेप्टिक शॉक है जब बॉडी के अंदर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में अकर होता है। द इन्फेक्शन कोजेज वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लो ब्लड प्रेशर। तो सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है वो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है, जिससे जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स एंड कोज ऑर्गन डैमेज। इसमें क्या होता है कि जो अपना इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो खुद के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। कॉमन कोजेज आर निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन। जो सेप्टिक शॉक है वो मोस्टली हो सकता है निमोनिया की कंडीशन से, यूरिनरी इन्फेक्शन यानी यूटीआई की कंडीशन से, एब्डोमन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी हो सकता है, और अगर पर्सन है उसके वुंड के अंदर इन्फेक्शन है तो उन कंडीशन में हमें सेप्टिक शॉक है वो देखने को मिल सकता है। हाई फीवर और समटाइम्स लो बॉडी टेम्परेचर इज सीन। जो सेप्टिक शॉक है इसके अंदर पर्सन है उसे हाई ग्रेड टेम्परेचर वाला फीवर होता है, और कभी कभी जो पर्सन की बॉडी है उसका टेम्परेचर भी बहुत लो हो जाता है। सेप्टिक शॉक के बाद में फोर्थ शॉक आता है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक इज ए सीवियर एंड सडन एलर्जिक रिएक्शन। जो एनाफाइलेटिक शॉक है वो सीरियस यानी सीवियर भी होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन है उसके सीवियर और सडन एलर्जिक रिएक्शन से वो देखने को मिलती है। इट हैपन्स व्हेन द बॉडी ओवर रिएक्ट्स टू एलर्जन लाइक ड्रग, फूड और इंसेक्ट स्टिंग्स। तो इसका मतलब है कि बॉडी है वो कई बार एलर्जेंस है उनसे ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती है, जैसे ड्रग्स से, किसी फूड से, या फिर किसी कीट पतंगों से। द बॉडी रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड दीज केमिकल्स कोज ब्लड वेसल्स टू वाइडन एंड ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। तो इसका मतलब है कि एनाफाइलेटिक शॉक होता है उसके अंदर बॉडी है वो लार्ज अमाउंट के अंदर केमिकल्स हैं उनको रिलीज करती है, जैसे हिस्टामिन को करती है। तो ये केमिकल्स है वो क्या करते हैं कि जो बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनको वाइड कर देते हैं, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, और पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर है वो एकदम से गिर जाता है। सिम्टम्स इंक्लूड रैश, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, फेस एंड थ्रोट। एनाफाइलेटिक शॉक की कंडीशन में पर्सन है उसके अंदर कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है रैश। पर्सन है उसके अंदर रैशेज देखने को मिलेंगे, इचिंग देखने को मिलेगी, और पर्सन है उसके लिप्स, फेस और थ्रोट यानी गले के अंदर सूजन भी देखने को मिलती है। एनाफाइलेटिक शॉक के बाद में लास्ट टाइप आता है फिफ्थ, न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक अकर ड्यू टू डैमेज टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है वो मोस्टली जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। इट हैपन्स व्हेन द नर्वस सिस्टम कैन नॉट कंट्रोल ब्लड वेसल टोन। न्यूरोजेनिक शॉक तब देखने को मिलता है जब पर्सन का जो नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लड वेसल्स है उनकी टोन को कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्लड वेसल बिकम वेरी वाइड, वेजोडाइलेशन एंड इट कॉजेज सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। जब नर्वस सिस्टम है वो ब्लड वेसल्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रह पाएगी, और उनके अंदर वेजोडाइलेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे जो ब्लड का फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, और पर्सन की बीपी है वो भी जल्दी से गिर जाती है। हार्ट रेट बिकम स्लो, ब्रेडिकार्डिया विच इज ए स्पेशल फीचर। न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन में जो पर्सन की हार्ट रेट होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। स्किन फील्स वार्म एंड ड्राई अनलाइक अदर शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो पर्सन की स्किन है वो गर्म होती है और सूखी हुई फील होती है। तो न्यूरोजेनिक शॉक के साथ हमारे टाइप्स है वो खत्म हुए। टाइप्स के बाद में आता है जो शॉक होता है उसकी स्टेजेस, यानी शॉक है उसकी कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं। शॉक है उसकी मोस्टली 4 स्टेज होती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है इनिशियल स्टेज, सेकंड है कंपनसेटेड स्टेज जिसे हम नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं, थर्ड है डीकम्पेंसेटेड स्टेज जिसे हम प्रोग्रेसिव स्टेज के नाम से जानते हैं, और फोर्थ है इरिवर्सिबल स्टेज। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनिशियल स्टेज के बारे में कि इनिशियल स्टेज है वो क्या होती है। ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन्स स्टार्ट टू डिक्रीज। इनिशियल स्टेट में क्या होता है कि जो बॉडी की ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर ऑर्गन्स को नहीं होती है, उसके अंदर गिरावट आ जाती है। बॉडी सेल्स रिसीव लेस ऑक्सीजन। अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो जो बॉडी की सेल्स है उनको ऑक्सीजन है वो भी नहीं मिलेगा।
सेल स्टार्ट शिफ्टिंग टू एनारोबिक रेस्पिरेशन लो एनर्जी। जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में जो सेल है वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर शिफ्ट हो जाती है, जिससे जो पर्सन है वो फटीग फील करता है। इनिशियल स्टेज के बाद में सेकंड स्टेज आती है कंपनसेटेड स्टेज, जिसे हम नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज के नाम से जानते हैं। इन दिस स्टेज द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। इसके अंदर क्या करता है, बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। हार्ट रेट इंक्रीज टू पंप मोर ब्लड। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो हार्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पंप हो और ज्यादा से ज्यादा ब्लड है वो ऑर्गन्स तक सप्लाई हो। स्किन बिकम्स कोल्ड एंड पेल ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। कंपनसेट करने के दौरान क्या होता है, जो वेजो डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती है उनको वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो स्किन है वो कोल्ड हो जाती है और पेल हो जाती है। इफ वी ट्रीटेड अर्ली कैन रिकवर कम्प्लीटली। अगर कंपनसेटेड स्टेज के अंदर ही हम शॉक को प्रिवेंट कर लें या उसे ट्रीट कर लें तो पर्सन है उसकी 100% रिकवरी है वो पॉसिबल हो सकती है। थर्ड स्टेज आती है डिकम्पनसेटेड स्टेज, जिसे हम प्रोग्रेसिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इन दिस स्टेज ब्लड प्रेशर ड्रॉप सीवियरली। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है पर्सन का। ऑर्गन्स स्टार्ट टू फेल बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सप्लाई। जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे फेल यानी डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिल पाती। कंफ्यूजन, लो यूरिन आउटपुट एंड वीक पल्स आर सीन। पर्सन है उसके अंदर क्या होता है, कंफ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उसका जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाता है और उसकी जो पल्स है वो भी बहुत वीक हो जाती है। दिस स्टेज कैन बी रिजर्व्ड ओनली विद क्विक एंड स्ट्रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट। डिकम्पनसेटेड जो स्टेज होती है, प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, ये तभी रिवर्स हो सकती है जब इसको तुरंत और बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड हो। उसके बाद में फोर्थ स्टेज आती है इरिवर्सिबल स्टेज। इन दिस स्टेज सीवियर ऑर्गन डैमेज अकर। इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सीवियर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नो रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। अगर इस स्टेज के अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं पर्सन का, तो पर्सन है उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है, यानी वो ट्रीट नहीं होता। इट लीड्स टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के मोस्टली वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, लंग्स, लीवर, ये काम करना बंद कर देते हैं, जिससे जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। स्टेजेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द शॉक। कि शॉक है वो बॉडी के कैसे अफेक्ट करता है और बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। शॉक की कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। सेकंड, रैपिड वीक पल्स। पर्सन है उसके अंदर बहुत तेजी से जो पल्स है बीट होती है, पर उनकी जो आवाज आती है वो बहुत ही कम आती है। थर्ड है कोल्ड क्लेमी स्किन। पर्सन है उसकी जो स्किन है वो क्लेमी और ठंडी पड़ जाती है। पेल और साइनोटिक। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के कारण जो पर्सन की बॉडी है वो पेल यानी पीली पड़ जाती है, और साइनोटिक यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रैपिड ब्रीदिंग, टेकिपनिया। पर्सन उसके अंदर टेकिपनिया की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है, जिससे वो फास्टली ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता है। रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन। शॉक की कंडीशन में जो पर्सन है उसको कन्फ्यूजन फील होती है और रेस्टलेसनेस है वो भी फील होती है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया। शॉक की कंडीशन में जो पर्सन है उसका यूरिन आउटपुट बिल्कुल लो हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है, जिससे ओलिगोयूरिया है उसकी कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं शॉक होता है उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, कैसा उसका मैनेजमेंट होता है। फर्स्ट है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द पेशेंट। शॉक के अंदर पर्सन है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एज ए नर्स हमें प्रॉपर ऑक्सीजन है वो पर्सन को एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। सेकंड है गिव आईवी फ्लूइड्स और ब्लड। शॉक के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको फुलफिल करने के लिए हमें पर्सन है उसको आईवी फ्लूइड्स है वो देने चाहिए। थर्ड है मेडिसिन टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। पर्सन है उसको हमें हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो देनी चाहिए, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो। ट्रीट द मेन कोज, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एलर्जी। अब जो शॉक का मेन कोज है जैसे ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, इनको हमें ट्रीट कर देना चाहिए ताकि जो शॉक की कंडीशन है वो क्रिटिकल नहीं हो। फिफ्थ पोजीशन, लाई डाउन एंड लेग रेजेस। इसमें क्या होता है कि हम पर्सन है उसको लाई डाउन पोजीशन दे देते हैं और उसके जो लेग्स हैं उनको हल्का सा रेज यानी उठा देते हैं, जिससे जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो पहुंच सके। सिक्स्थ है कीप आईवी लाइन रेडी फॉर इमरजेंसी। शॉक की कंडीशन अगर क्रिटिकल है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी के दौरान जो नर्स है उसे आईवी लाइन है वो रेडी रखनी चाहिए पेशेंट के लिए। उसके बाद में बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। जो नर्स है उसका शॉक के ऊपर क्या रोल होता है या कौन कौन से उसको मैनेजमेंट है वो करने पड़ते हैं। असेस वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली। पर्सन उसके वाइटल साइन है वो दिन में बार बार चेक करते रहना चाहिए। सेकंड है मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजन। नर्स है उसको मेंटेन रखना चाहिए पर्सन उसका एयरवे और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। टू पेशेंट गिव फ्लैट विद
लेग एलिवेटेड पोजीशन, पेशेंट है उसको फ्लैट पोजीशन देनी चाहिए और उसके जो लेग्स है उसको एलिवेट कर देना चाहिए, जिससे जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो बॉडी को मिले। स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर ने जो भी आईवी फ्लूइड्स पर्सन को देने के लिए बोले हैं वो नर्स को उसे एडमिनिस्टर करने चाहिए। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किए हैं मेडिसिन उसे ही नर्स है उसको पर्सन को एडमिनिस्टर करने चाहिए। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, जो नर्स है उसे पर्सन का यूरिन आउटपुट है वो भी चेक करते रहना है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, नर्स है उसको पेशेंट उसको साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट देना है कि आप जल्दी से ट्रीट हो जाओगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि जो पर्सन है उसको इमोशनली सपोर्ट मिलता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद में हम बात करते हैं कि शॉक है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो शॉक को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, तो शॉक की कंडीशन को पहले डिटेक्ट करके जो इन्फेक्शन है उनका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सेप्सिस शॉक है वो देखने को मिलता है। सेकंड है कंट्रोल ब्लीडिंग इन ट्रोमा, अगर पर्सन है उसके ट्रोमा हो जाता है यानी उसके चोट लग जाती है और वहाँ पर ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग को नर्स है उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो पर्सन है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। थर्ड है अवॉइड डिहाइड्रेशन, पर्सन है उसको जूस और लिक्विड जो फ्लूइड होते हैं वो प्रॉपरली लेने चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसके अंदर भी पर्सन है वो शॉक के अंदर जा सकता है। फोर्थ है मैनेज कार्डियक डिजीजेज, तो इसका मतलब है कि कार्डियक से रिलेटेड जो भी डिजीज है उनका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो शॉक की कंडीशन है उसके अंदर भी सुधार देखने को मिले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक शॉक। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और अनदर टॉपिक का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।